कल हमने केमिकल स्टोइकियोमेट्री कहा था कि ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेशंस करते हैं और उन कैलकुलेशंस का मेन आइडिया ये है कि रिएक्शन में मौजूद कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसका अमाउंट हमें गिवन होगा मास या वॉल्यूम में, और हम उसकी मदद से किसी भी दूसरी चीज का अमाउंट मास या वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन सिर्फ एक क्वेश्चन हमने शुरू किया था बताने के लिए, और बुनियाद तौर पर मकसद ये था कि आप क्वेश्चन करने के पैटर्न को फॉलो करें। इक्वेशन हर दफा हमें गिवन होगी और मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप एक दफा बस ये क्रॉस चेक कर लेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। ठीक है बात। उसके बाद हमें किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास है। लास्ट टाइम हमने आपको रिएक्टेंट का मास दिया था और प्रोडक्ट का मास पूछा था। इस क्वेश्चन में जो मजीद वैरायटीज आएंगी जो हम इंशाल्लाह भी करने जा रहे हैं, उसमें ये हो सकता है कि हम आपको प्रोडक्ट देकर आपसे रिएक्टेंट पूछ लें। हो सकता है हम आपको एक रिएक्टेंट देकर दूसरा रिएक्टेंट पूछ लें, एक प्रोडक्ट देकर दूसरा प्रोडक्ट पूछ लें। सो इससे कोई बहस नहीं है कि रिएक्शन में जो चीजें मौजूद हैं वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन है। हम किसी एक चीज का अमाउंट देकर किसी भी दूसरी चीज का अमाउंट पूछ लेंगे। बैलेंस इक्वेशन आपको बता देगी कि उनके दरमियान क्या मोल रेशियो एग्जिस्ट करता है। लास्ट इक्वेशन इस लिहाज से बहुत इजी थी कि उसमें सब चीजों का मोल रेशियो 1:1 था, तो हमें कोई खास परेशानी नहीं होती। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, आपके सामने एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि for the following reaction and the reaction is given CH4 is reacting with oxygen to form carbon dioxide and water, and you can cross confirm कि ये इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है ना। तो हमें इसके लिए अब परेशानी होना है। हम आपको क्वेश्चन की इक्वेशन में मौजूद किसी एक चीज का अमाउंट बताकर किसी दूसरी चीज का अमाउंट पूछ रहे हैं, और अगेन बड़ा सिंपल वाला केस है। इसका अमाउंट गिवन है CH4 का, दिस इज रिएक्टेंट 24 ग्राम, और किसका पूछा गया है वाटर H2O जो कि प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में मौजूद मीथेन का मास देकर आपने आपसे पूछा है कि वाटर यानी कि प्रोडक्ट इफ 24 ग्राम मीथेन इज यूज्ड कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। काम हमने इसी दफा किया था, उसमें और इसमें सिर्फ एक बात का फर्क, और वो ये है कि पिछली दफा रिएक्टेंट गिवन और रिक्वायर्ड में 1:1 मोल रेशियो था। अब की दफा इक्वेशन आपके सामने है, CH4 के 1 मोल से वाटर के 2 मोल, सो द रेशियो मोल रेशियो इज 1:2। बस ये बात कैसे टैकल करेंगे इसको। सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, यू हैव टू राइट डेटा क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड। तो मुझे गिवन है CH4 का मास which is 8 और रिक्वायर्ड है मास ऑफ H2O
जो तय हुआ था वो ये हुआ था कि जो भी गिवन या रिक्वायर्ड होगा हम उसका मोलर मास निकालेंगे, बिकॉज़ वो फिर हमें आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो CH4 का मोलर मास ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस गिवन है, हमने भी 24 ग्राम ही लिखा है। अच्छा क्या लिखा है? नाम ने भी कह दिया, थोड़ी सी बारिश में याददाश्त है। 24 गुड, थैंक यू। तो मोलर मास ऑफ CH4 होना चाहिए 60 और इसी तरह वाटर का मोलर मास होना चाहिए, याद रहे यू आर जस्ट कोटिंग द मोलर मास ऑफ H2O। इक्वेशन में 2H2O है तो उस 2 को यहां मत लिखिएगा, वो अब इक्वेशन लगा, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस, जैसे लास्ट टाइम किया था, अब हम इक्वेशन को रेफरेंस देंगे और उसका मकसद होगा कि जो गिवन और रिक्वायर्ड है उनके दरमियान मोल रेशियो को हाईलाइट करना, बाकी चीजों की हमें कोई खास जरूरत है। तो CH4 is 1 mole and water is 2 mole। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 mole CH4 is equals to 2 mole, ठीक होगी बात। और अब 1 मोल CH4 का मतलब क्या हुआ? CH4 का मोलर मास which is 16 ग्राम CH4। 2 मोल वाटर का मतलब हुआ कि जो वाटर का मोलर मास है वो तो 1 मोल का मास है, तो अगर यू नीड 2 मोल तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, इट मींस यू शुड राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम वाटर। तो ये कहानी बन गई 16 ग्राम CH4 is 36 ग्राम वाटर, ठीक है ना। इस 2 की वजह से हमने इसे डबल किया। अब वही यूनिटरी मेथड, अगर 16 को दूसरी साइड पर भेज देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 36 डिवाइडेड बाय 16। और अब मुझे कितने ग्राम CH4 का हिसाब लगाना है? 24। तो दोनों साइड पर 24 आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 54 ग्राम वाटर। सिवाय इस बात के इक्वेशन बदल गई, इसमें हिस्सा लेने वाले केमिकल बदल गए, बाकी सवाल का पैटर्न हो गया। तो ये रिपीटेडली हम आपसे कह रहे हैं, हम हर दफा आपके लिए नया रिएक्शन ले आएंगे तो उसमें हिस्सा लेने वाले केमिकल चेंज होते रहेंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, बट द पैटर्न रिमेंस सेम। और पैटर्न ये कहता है कि हम जो भी रिएक्शन आपको देंगे हम उसमें मौजूद किसी एक चीज का मास बताकर किसी दूसरी चीज का मास आपको, तो उसके लिए हमेशा यही तरीका होगा। तो अब ये दूसरा सवाल हो गया जिसमें काम की बात ये हो गई कि आपको ऐसी इक्वेशन दी गई जिसमें आपको रेशियो 1:1 की जगह 1:2 यूज करना पड़ा और आपको ये एहसास हुआ कि अब अगर इक्वेशन की बैलेंस इक्वेशन में कोई भी और नंबर लिखा होगा तो आप उसे कैसे यूज करेंगे। और ऐसा ही अब हम अपनी अगली एग्जांपल्स में करते हैं। तो अब अगर हम अपना क्वेश्चन चेंज करें और आपसे कहें कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन if 12 gram H2 is used, calculate the mass of NH3 form. So I just changed the equation and balance. But क्वेश्चन का अंदाज अब भी वही है, मैंने आपको रिएक्टेंट में मौजूद हाइड्रोजन का मास दिया है और प्रोडक्ट में मौजूद NH3 का मास आपसे पूछा है। तो पैटर्न जो सामने है उसे देखते हुए करने की कोशिश
68 grams. सबसे पहला काम जो है वो हम बड़े वाले से करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो चीज की गिवन है उसे लिखना, रिक्वायर्ड होती है और इन दोनों का मोलर मास। H2 का मोलर मास 2 आएगा और अमोनिया का 17। अब जो इक्वेशन हमारे पास है वो ये सजेस्ट करती है कि हाइड्रोजन और NH3 है अमोनिया, जो मोल रेशियो है इट इज 3:2। तो इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि 3 मोल H2 gives 2 मोल NH3। अब आपको 3 मोल H2 को अगर ग्राम में चेंज करना है तो मोलर मास 1 मोल का मास है, तो 3 मोल के लिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 2 टाइम्स 17 जो कि अमोनिया का हो जाता है। तो जितना भी मोल रेशियो में नंबर है वो मोलर मास से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया 6 ग्राम और ये बन गया 34 ग्राम। अब आप अपना यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 34/6 ग्राम अमोनिया और हमें 12 ग्राम हाइड्रोजन का मास चाहिए। सो दिस शुड बी 68 ग्राम। तो अब इस क्वेश्चन में अपग्रेडिंग ये हुई कि हमने मोल रेशियो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड यूज किया, 3:2। तो इट कुड बी नाउ एनी नंबर, हमें कोई इशू नहीं है। अब हम थोड़ी सी आपको और एक स्टेप आगे बढ़ाएं और अब एक ऐसा क्वेश्चन दें जिसमें हम अब किसी प्रोडक्ट का मास बताकर रिएक्टेंट का मास पूछे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, हम किसी भी चीज का मास लेकर किसी भी दूसरी चीज का मास पूछ सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि वो रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में। तो हमारे क्वेश्चन का थीम ये है कि एक मास लेकर किसी और का मास पूछते हैं। तो अब इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरह क्लोरीन gas can be prepared by electrolysis of sodium chloride सवाल की पहली लाइन में हमने रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, रिएक्शन ये भी छोटे कंसीडर द फॉलोइंग गेट्स, हमने इंफॉर्मेशन ये दे दी। क्लोरीन एक मशहूर गैस है, उसे बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, उससे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। हमें याद आया कि जब इस्तेमाल करते हैं देन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू NH3 सॉल्यूशन। तो हम NH3 सॉल्यूशन से बिजली लगाते हैं तो ये रिएक्शन होता है। तो क्लोरीन हमारा ऐसे बदला और कोई कारण नहीं सिवाय इसके कि वो हमसे कह रहे हैं कि if 142 grams Cl2 is formed, calculate the mass of NaCl.
अब वाज़िह तौर पर आपको नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन में मौजूद प्रोडक्ट का मास आपको बताया, क्लोरीन प्रोडक्ट में बनता है, और हम आपसे कह रहे हैं कि हमने 142 ग्राम क्लोरीन बनाई। इतनी क्लोरीन बनाने के लिए हमारा कितना NaCl खर्च हुआ? सो अब आप हमें रिएक्टेंट बताइए। प्रोडक्ट हमने बना दिया, रिएक्टेंट आप बताइए। तो क्या हमने कहा कुछ ना करें, जैसे आपने पहले किया सवाल एग्जैक्टली वैसे ही होगा, इसमें रत्ती बराबर गलत करते हैं। रद्द किया हुआ है, आप क्या करें? कुछ ना करें। आइए देखें, प्रोडक्ट देने से हमें कोई मसला नहीं हुआ। हमने कहीं भी अपने क्वेश्चन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारी पहली चीज होगी कि क्वेश्चन के हिसाब से जो भी गिवन है और जो भी रिक्वायर्ड है डेटा उसे मेंशन करें। तो कम से कम इसमें तो कोई उलझन नहीं है कि आपको मास ऑफ Cl2 गिवन है विच इज 142 और आपको मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड है, और ये भी बात तय है कि जो भी गिवन और रिक्वायर्ड है हम उसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो ये भी ऊपर दिए हुए एटॉमिक मास से बड़े बंदे से आ जाएगा। तो सबसे पहले है मोलर मास of Cl2 should be 71 gram per mole, and then molar mass of NaCl, sodium chloride, and it should be 58.5 gram per mole. अब एक इत्तेफाक ऐसा था कि अब तक की तीनों एग्जाम्पल्स जो हमने की, तीनों रिएक्शंस जो हमने की, उसमें रिएक्टेंट गिवन था। तो हम में से हर एक को ऐसा लगा कि जब सर इक्वेशन लिखकर ये लिखते हैं 3 मोल H2 2 मोल NH3, तो ये रिएक्टेंट लिखते हैं, दैट वाज कोइंसिडेंस। ठीक है, जब हम इक्वेशन को देखकर मोल रेशियो लिखते हैं तो यूनिटरी मेथड का रिक्वायरमेंट ये है कि इस तरफ उसके मोल लिखिए जो गिवन है और इस तरफ उसके मोल लिखिए जो रिक्वायर्ड है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट से सब हो जाएगा। अभी इत्तेफाक था कि तीनों दफा गिवन रिएक्टेंट था, इसलिए लेफ्ट साइड पे लिखा है। अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि प्रोडक्ट गिवन है और रिएक्टेंट रिक्वायर्ड। तो आप इक्वेशन को मत देखिएगा, इक्वेशन में कौन सी चीज कहाँ हुआ करे हमारी वजह से। हमें क्या रखना है, जो गिवन होगा उसे लेफ्ट पे रखेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा उसे राइट पर रखेंगे। तो अब इस हिसाब से ये इक्वेशन है आपके सामने मौजूद सवाल में और बैलेंस है, आप इसे क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब इसमें गिवन है क्लोरीन और उसका 1 मोल है और रिक्वायर्ड है NaCl जिसका 2 मोल है। सो आई शुड राइट इट लाइक दिस, 1 मोल Cl2 requires 2 मोल। That's it. अब आप इसे यूजुअल तरीके से 1 मोल क्लोरीन मींस 71 ग्राम क्लोरीन, 2 मोल NaCl means 2 times 58.5 gram NaCl। ये हो जाएगा 71 ग्राम Cl2 gives 117 ग्राम NaCl। और अब आप यूनिटरी मेथड लगाइए, 71 की साइड चेंज कीजिए, वो 117 से डिवाइड हो जाएगा, and then 142 gram chlorine, 117 divided by 71 into 142. 234. Your answer should be 234. अब इशू ये नहीं है कि आंसर क्या है, इशू ये है कि हम एक नजर में ये देख लें कि इस बात से हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने प्रोडक्ट दिया है और नहीं है ना। So we follow the same pattern। और इसी तरह अब मैं इस समय आपसे कह रहा हूँ, हम तो कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको एक रिएक्टेंट देकर आपसे दूसरा रिएक्टेंट भी पूछ सकते हैं, तो भी सवाल पूछना होगा। हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि जो चीज हमें गिवन है वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट। हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि जो चीज हमें गिवन है वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, और जो रिक्वायर्ड है वो रिएक्टेंट है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि हम इक्वेशन को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हमें ये मोल रेशियो है, दैट्स इट। अब आप देख लीजिए इक्वेशन के बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको हम पूछते भी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमें सिर्फ उनकी जरूरत है जो गिवन और रिक्वायर्ड।
ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं इसमें इसी तरह की सिचुएशन हो, प्रोडक्ट गिवन हो, रिएक्टेंट मालूम करना हो और करने वाले आप हो। ठीक है। अब एक इक्वेशन आपको दी है which is H2S gas gives SO2 gas on combustion। थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में एक लाइन लिखने से फायदा ही होता है, इस बहाने कोई छोटी छोटी चीज दिमाग में ताजा हो जाती है। अभी लफ्ज आ रहा है कंबस्शन, हरगिज भी ये लफ्ज ऐसा नहीं है जो आपने कभी ना सुना, लेकिन वक्त पे याद नहीं आता, भूल जाता है। तो कंबस्शन का मतलब है भरने, जलाना। जब आप किसी चीज को जलाते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो कहलाता है कंबस्शन। और जलाने का मतलब है किसी भी चीज को हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना। तो आप देख रहे हैं H2S ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 और वाटर बनाती इक्वेशन गिवन है और आप चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस भी है। अब सवाल में आपको प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है 25.6 व्हिच इज SO2 और आपसे ऑक्सीजन का मास पूछा है। बिल्कुल सही। अब अगर हमने इसे किया, सबसे पहले क्या बना, इसमें SO2 का मास 25.6 ग्राम गिवन है और O2 का मास पूछा है। मोलर मास of SO2 should be 64 and molar mass of O2 is 32। अब हमारी इक्वेशन
सजेस्ट करती है कि 2 moles H2S, 3 moles O2 से लेकर 2 moles SO2 और 2 moles फॉर्मूला है। इसका मतलब है गिवन है SO2, उसके हैं 2 moles, रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, उसके हैं 3 moles। इन्हें मास में चेंज किया 2 times 64 gram SO2 and 3 times 22 gram O2. That becomes 128 gram SO2 and 96 gram O2. Unitary method apply किया तो 1 gram SO2 should be equals to 96 divided by 128 gram O2 और हमें required है 25.6 gram SO2 which becomes 190.2 gram. अब जो बातें हम इन सवालों की मदद से समझते जा रहे हैं, अब उसमें एक चीज आ गई कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमें रिएक्शन में मौजूद चीजों में से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से क्या चीज है और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से क्या चीज रिक्वायर्ड पैटर्न करने का। तो one just need practice कि हम keep on changing equations and chemicals and we should do it yourself. तो एक क्वेश्चन किए हमने खुद के लिए लगा मुझे ऐसे ही करने के अगर ये होगा जब हम पेपर करते हैं तो एक पेपर हमने दे दिया लगाओ बारिश का क्या वाली आज इतनी कम वरना आज वो कॉपियां बांटनी थी तो मैं मना करने का फायदा अंदर नहीं आया इंशाल्लाह हालात कल बेहतर हो जाएंगे कल बांट देंगे। आपने भी माशाल्लाह मुझे मायूस नहीं किया और मेरे तजर्बे में कोई इजाफा नहीं हो सका। मुझे पता चला कि शक्लें बदल गई बदल गया लगा के नहीं गिरा सकता और तू बोल जब मैं सिंबल्स पढ़ा था ज्यादा मुझे तकलीफ होती मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बच्चों को सिंबल्स ही पता ठीक है मैंने पढ़ा लिखवाए उसके बावजूद मरकरी और लेड का सिंबल जो मैंने एमसीक्यू में पूछा था कुल मिला के 7 बच्चों ने मदद किया। अगर ना बताता बगैर बताए पूछ लेता तो आपके पास एक आर्गुमेंट भी होगा रेडी मैं क्यों बताऊं अभी पूछने तो यकीन जानिए आगे ज्यादा अभी भी साथ में तो हमारे आपस में टीचर्स में बात की तो हम ये कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं वो कहलाता है कि आसान। तो इसका मतलब अब ये भी आसान नहीं रहा मुझे 7 भी अच्छे लगता है और जो उनका सही हुआ है उसमें भी यकीनन कुछ ऐसे हैं जिनको ये सही चीजों को तो आपको पता ही है पड़ोसी कितनी मदद करते हैं तो देयर इज अ फैक्टर कि यार ये वो 7 बदनसीब है जिनके आस पड़ोस वाले भी निकम नहीं ये तो आदमी मुझे देख ही लेता है ये ज्यादा फिर इसी तरह कुछ कॉमन मिस्टेक है जो शायद मैं मरते दम तक एक तरह से जाऊंगा कि इसकी वजह बन सके और मेरा ख्याल है इसकी बजाय हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना लापरवाही जो है और वो मेरे बार बार समझाने से आप ये बातें सुन के हंसते जरूर हैं इंजॉय कर रहे हैं लेकिन अमल नहीं वो है कैलकुलेशन में गलती है। बुरा लगता है किसी बच्चे का नाम लेकर ये बातें बताई जाए बच्चे की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी मैं नाम नहीं लेता लेकिन हर दफ़ा ऐसी चीज़ आती है 2 1 1 Would you believe? मैं नाम छुपा के कॉपी दिखा दूंगा
2 1 1 सेंसलेस है ना। मैं या आप ये तो नहीं मान सकते ना उस बच्चे को नहीं आता होगा, ये एब्सोल्युटली लापरवाही है। व्हेन द कैलकुलेटर इज आल्सो अलाउड, चलो अव्वल तो ये तो कोई टेबल ही नहीं है जिसमें गलती हो, लेकिन कैलकुलेटर इज आल्सो अलाउड, हाउ यू कैन डू दैट। हमने कहा जबानी करने बोले तो मार्क्स में कोई एतराज नहीं, हमारा बच्चों ने फॉलो किया पैटर्न के, चलो अच्छी बात है। यार उस पैटर्न को फॉलो करते हुए मतलब एडिशन करते हुए सेंसलेस बात है, कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता, मैंने 6 दिए, वो 6 के 6 गलत हो जाए, नहीं आता ना, 100 गलत हो गए, 5 सही है 1 गलत है, इसका क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? चंद्रमा यू नो द प्रोसीजर कि मुझे ऐड कर देते सारे एटॉमिक मास, एक में गलती होने का मतलब है एब्सोल्युटली केयरलेसनेस, उसमें जल्दबाजी दिखाई है आपने, और उसमें लिटरली ऐसा भी हुआ है कि somebody quote wrong atomic masses, जल्दी थी, क्या था आई डोंट नो, क्वेश्चन पेपर में गिर रहे हैं, आपको सिर्फ देख के लिखना है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, वो 32 कैसे बन जाएगा, मुझे नहीं पता। तो ये दिस इज स्केल ऑफ केयरलेसनेस। ये उस मौके पे हो रही है जब आपका पहला टेस्ट है, अमूमन बच्चे एंथुसियास्टिक होते हैं, पहला टेस्ट है, फिर वो और आसान टॉपिक ही यही है ना, एटॉमिक मास देख के मॉलिक्यूलर मास लगा, उसमें अगर ये गलती हो रही है तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब टॉपिक कुछ और होगा और न्यूमेरिकल में कोई और टॉपिक चल रहा होगा और आपको उसमें थोड़ा सा इसको भी यूज करना पड़ेगा, तब तो आप पता नहीं क्या कर देते। तो ये गलतियां ना हो, आपसे आज कह रहा हूँ, पिछले साल वालों को सारा साल कहता रहा हूँ, आज रात को कुछ उसी दुआ मांगनी है मैंने, मुझे कल केमिस्ट्री का उन लोगों का जो साल पढ़ा था, और ये सारा काम उनको भी ऐसे कर दिया। तो मेरा उनको भी यही कहना था, दुआ भी मैं यही करूँगा, ऐसी गलती जो उस क्वेश्चन में हो जो आपको आता ही नहीं था, तो पेपर उठाते हैं ना, वो चीजें देखते हैं तो एक काम होती है, ये तो मैं तैयारी करके नहीं आता, ये तो मुझे आता ही नहीं। तो अब अगर उस आता ही नहीं है क्वेश्चन के नंबर नहीं मिल रहे तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये तो मुझे आता ही नहीं था। लेकिन उस क्वेश्चन में आपके नंबर कट जाए जो आप कॉन्फिडेंस के साथ करके आए थे कि तो मुझे आता है, और बाद में पता चला कि वो इसलिए गलत हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ये सीधी मिस्टेक कर दी, तो बहुत दुख होता है। तो उसमें लगता है नंबर अपने हाथ से मैंने गंवाया, कि मुझे न्यूमेरिकल आता था लेकिन जल्दबाजी में, लापरवाही में, घबराहट में, वॉट एवर यू कॉल इट, ये, और ये होता है। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि सर ऐसी पता नहीं किसी के लिए कह रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, घबराहट में गलती ऐसे होती है कि आपको पता ही ना चले। मैं हूँ इसकी खुद मिसाल, नॉट इन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही महंगा होता था, नॉट इन स्टूडेंट लाइफ। 1998 में मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया, उस एग्जाम से हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चर आ रहे थे, 98 में हमने पेपर दिया था, 50 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर था, 50 एमसीक्यूज थे, मेरे उसमें से 49 सही हुए थे। आई स्टूड सेकंड इन सिंध, मैं सिंध में सेकंड पोजीशन पर आया था, मुझे एक गलत हुआ था। सेकंड ईयर का हम रोज पढ़ाते हैं, कोई इशू नहीं, मैं दिमाग में ये समझ रहा था कि मैंने इसे टिक किया है, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी, पेपर की टेंशन थी, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, व्हाटएवर, मैंने सोच रहा हूँ ए और टिक कर रहा हूँ बी पर, जब पेपर देकर बाहर आया हूँ देन आई क्लिक, मैंने ये गलत किया, बस वही गलत। एंड देन आई रियलाइज कि मैं उस वक्त एक मैच्योर्ड आदमी हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, स्टूडेंट नहीं था, उस वक्त भी मैं पढ़ाते हुए मुझे 6 साल हो गए थे, आई वाज लेक्चरर इन आफान कॉलेज, और तब मैंने ये इम्तिहान पास करके फिर भगवान लगाया। तो ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे हैं तो कंफ्यूज हुए, मैच्योर्ड आदमी था, फिर भी गलती, पेपर टेंशन में गलती होती है, और उसकी वजह मुझे यही समझ में आया, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। पेपर हाथ में आते ही मुझे लगा तो इंटर का पेपर दे दिया, लगा मुझसे कैसे गलती हो सकती, दैट कैजुअल थिंग इज अ किलर फॉर यू। तो थोड़ा सा ख्याल रखो, उसका एक ही इलाज है मेरे हिसाब से,
जब भी हम क्लास में न्यूमेरिकल बहुत कर लेंगे, खुदा का वास्ता है हर सवाल खुद करें। अपना कैलकुलेटर हो, मेरी आदत आपने देखी है, हर दफा सवाल किए बगैर नहीं रहूंगा, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। कभी ये नहीं कहूंगा कि अच्छा ये आंसर आ गया, हाँ ठीक है, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो आपको पूरा चांस मिलेगा एक एक लाइन कॉपी आउट करने से, मैंने यहाँ गलती किया। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे कि सर को करेंगे इसमें हो डालेंगे, तो फिर आपको सीखेंगे तब जब खुद करेंगे, और खुद करेंगे तो कॉन्फिडेंस। ठीक है, इंशाल्लाह कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम।